नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेजी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 30 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के क्लासेस भी लेना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 लंबी मीटर सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? 725 दिया हुआ है, ठीक। और सुरंग की लंबाई कितनी दी है? 235। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 725 प्लस 235, ये जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा? 7 2 9 960 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा टोटल लंबाई आ गया जो ट्रेन क्रॉस करेगी। और समय कितना दिया है? समय दिया है 48 सेकंड। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा ये फार्मूला है। अब यहाँ पे दूरी और समय का मान रख देंगे। तो दूरी क्या है? 960 है। और समय कितना है? समय 48 सेकंड। अब यहाँ देखिए, ये 48 से 2 बार में कट जाएगा। 48 दूना 96, तो यहाँ आएगा 20। हमारा आ गया चाल 20। ये आया मीटर प्रति सेकंड में। हमें लेकिन बताना किस में है? तो हमारा आंसर जो है किलोमीटर प्रति आवर में। तो अगर 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हम यहाँ पे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 20 गुणे 18/5, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति आवर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में खंडनीय है? तो इसमें हमें बताना है ऑप्शन में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है, ठीक। अब तो हमें द्विघात समीकरण में क्या है? ax² होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसको छोड़ते हैं। अभी देखिए इसमें त्रिघात समीकरण है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा जब इसका होल स्क्वायर हटाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये जब b का गुणा इधर हो जाएगा तो ये b³ बन जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा त्रिघात समीकरण बन जाएगा। तो और यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ 3x है और यहाँ x² है। तो ये जब इधर क्रॉस गुणा होगा तो ये x³ बन जाएगा कि नहीं? तो जब x³ बन जाएगा तो ये भी त्रिघात समीकरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब इसका एलसीएम लेंगे इस ऑप्शन 1 में, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो m+1 इधर है, m+1 इधर है, तो यहाँ m² प्लस 1 प्लस 2m आ जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक। एक समचतुर्भुज बना लिया मैंने, ठीक। और उसमें क्या करें? एक विकर्ण जो है वो 12 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना है? दूसरा 5 सेंटीमीटर है। तो हम समचतुर्भुज में जानते हैं समचतुर्भुज की जो विकर्ण होती हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, और साथ साथ समद्विभाजित करती हैं तो एक दूसरे को 90 अंश पे भी काटती है। ये हमारा 90 डिग्री रहेगा। ये जो है, ये भुजा बराबर इसके हो जाएगी और ये भुजा बराबर इसके हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है? ये हमारा जो है ये 12 है टोटल, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। और ये टोटल कितना है? 5 है। ये तो हमारा 2.5 हो जाएगा। ये हमारा 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण बराबर क्या होता है हमारा? कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब कितना है? 6x² प्लस 2.5 स्क्वायर, तो 636 प्लस 25 का 625, 6.25। ये 36 42.25 आएगा, जो कि k² का मान आ जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर। तो के हमने क्या है? के हमारा ये भुजा की लंबाई है। और समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज का परिमाप बताना, तो परिमाप क्या होता है? 4a होता है। तो फिर 4a बराबर 4 × 6 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 624 2 26। ये हमारा 26 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin 16/cos 74 + tan 14 + cot 76 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें किसी एक को, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी एक को चेंज कर लेंगे। sin 90 - थीटा बराबर हमारा क्या होगा? cos थीटा। और tan
90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा आएगा। ऐसे में यहाँ चेंज करेंगे तो साइन ऊपर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 74 लिख सकते हैं और बटे में काश 74 है, ठीक। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस में tan 90 माइनस 76 और नीचे बटे में क्या हो जाएगा काट 76। अब देखिए ऊपर साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, तो काश 74 हो जाएगा बटे कॉस 74 प्लस यहाँ भी कॉट 76 बटे में कॉट 76। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यहाँ बराबर में आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई वाले 2 रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति आवर और 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे हैं। यदि तेज चाल से गतिमान इंजन धीमी चाल से गतिमान इंजन को 8 सेकंड में पार करता है तो प्रत्येक रेल इंजन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो एक की चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति आवर है और दूसरी क्या है 36 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक। तो दोनों समान लंबाई है, दोनों की लंबाई यहाँ देखिए बताया समान लंबाई है, ठीक। और दोनों जो हैं समान दिशा में है, तो मतलब अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो उसकी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल घट जाएगा। अगर दोनों समान दिशा में होंगे तो हमारा सापेक्ष चाल हो जाएगा 36 माइनस 18 बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ सब कुछ मीटर और सेकंड में दिया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा 18 से 18 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा चाल आ गया, ठीक। और समय कितना दिया हुआ है, समय है 8 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक। और दूरी अगर एक ट्रेन की लंबाई हमारा x है तो दोनों का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर आएगा चाल कितना है 5 और समय कितना है 8 सेकंड, 8 × 5 = 40। तो दोनों की मिला के 40 आ गए तो एक का कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो हमारा एक ट्रेन की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, ठीक। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या कर रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, तो मतलब अंश जो है 1 कम रहेगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि इसमें अंश जो है 1 ज़्यादा है। तो बचा 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में अगला कंडीशन क्या कर रहा है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें अंश में 6 जोड़ देते हैं तो 20 + 6 क्या हो जाएगा 26, 26/21। तो ये तो हमारा कट के 5/4 नहीं आने वाला है। अगला क्या है, अगला 19/20 में हम जोड़ेंगे तो 19 × 6 = 25, 25/20। अब यहाँ 5 से काटेंगे 5 × 25, 5 × 20, ये आ गया हमारा 5/4, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। या इसको आप x y से भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने मान लिया x अपान y हमारा भिन्न है, ठीक। तो कंडीशन क्या कह रहा है, जो अंश है वो हर से 1 कम है, तो अंश बराबर x बराबर y - 1 कह रहा है, ये कंडीशन ये बोल रहा है। और दूसरा क्या है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो मतलब अंश में हम 6 जोड़ देते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा 5/4, ठीक। अब यहाँ से x का मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए x बराबर y - 1 है, तो y - 1 + 6 बटे में y बराबर 5/4। अब ये ऊपर आ जाएगा y + 5, y + 5 बटे में y बराबर 5/4। इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 4y + 20 बराबर 5y। ये 4y उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। अगर y 20 आ गया तो हमारा यहाँ से देखिए y 20 है तो x कितना आ जाएगा, x 19 आएगा। हमारा भिन्न क्या हो गया, x अपान y क्या हो जाएगा 19/20, ठीक। तो आप चाहे जिससे लगा सकते हो, वैसे आप अगर डायरेक्ट ऑप्शन से लगाएंगे तो वो भी अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की वर्तमान आय उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आय के योग के 1 सहित 1/2 गुनी है। 6 वर्ष बाद उनकी आय और उसके पुत्रों की आय का योग का अनुपात 6:5 होगा। पिता की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, ठीक। मैंने पुत्र का वर्तमान आय, पुत्रों की जो वर्तमान आय का योग है उसको मैंने x मान लिया, ठीक। अगर पुत्रों के वर्तमान आय का योग x मान लिया है तो पिता का क्या मान लिया y है। तो पिता की कंडीशन क्या बोल रही है, पिता की कंडीशन ये बोल रही है कि इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो पुत्रों के वर्तमान आय के योग का 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2x, y बराबर 3/2x, ठीक। अब अगर 6 साल बाद क्या y + 6
और x+6, लेकिन यहाँ x+6 यहाँ होकर x+6+6 रहेगा, क्योंकि यहाँ दो पुत्रों की बात हो रही। तो यहाँ एक पुत्र का 6 साल बढ़ेगा और दूसरे का भी 6 साल बढ़ेगा। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात कितना दिया है, 6/5 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए, यहाँ से y का मान रख देंगे। ये y का मान क्या है हमारा, 3/2x। तो y बराबर 3/2x प्लस 6/x+12 बराबर 6/5। अब इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, या पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 3x + 12 और नीचे 2 है तो 2 नीचे चला जाएगा, x+12 इधर बराबर में 6/5। अब इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ मानते 15x प्लस 12 पंचे 60 और ये इधर गुणा होगा तो 12x प्लस 144। ठीक, अब ये देखिए ये इधर जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये 3x आएगा, 3x बराबर 144 माइनस का 60। तो 144 से 60 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 84/3 बराबर 3 दूनी 6, 3 8 24। x आ गया 28, मतलब पुत्रों की आय का योग आ गया 28 हमारा। ठीक, तो अब पिता की वर्तमान आय क्या होगी, पिता की वर्तमान आय यहाँ x का मान रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे 28। तो 28 कटेगा 14 से और 14 × 42, तो 42 वर्ष आ जाएगा हमारे पिता की वर्तमान आय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.46 गुणे 2.46 माइनस 1.46 गुणे 1.46 बटे में 2.46 माइनस 1.46 को सरल कीजिए। देखिए यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ लिखा है एक्चुअल में क्या है, a गुणे a माइनस b गुणे b बटे में a माइनस b, यही तो लिखा है ऊपर। अब देखिए ये एक्चुअल में a² माइनस b² बन रहा है और नीचे a माइनस b। अब a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में, और बटे में क्या है a माइनस b। अब a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस b। ठीक, अब डायरेक्टली हम इसमें से a प्लस b कर देते हैं। a क्या है 2.46 प्लस 1.46, हमारा ये इसको जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 6 12, 4 8 1 9, 2 1 3, 3.92। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 58,000 मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य 42,000 हो जाता है। संबंधित छूटें 5%, 10% और 1% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे 58,000 का सामान है। ठीक, उसमें पहला छूट कितने का दिया, 5 का दिया, तो 5 का दिया तो बेचेगा कितने का, 95 का बेचेगा। ठीक, 95/100। अब दूसरा 10 का दिया, तो 10 का छूट दिया है तो बेचेगा कितने में, 90 पे, तो 90/100। और तीसरा कितने दिया है, तीसरा x का दिया है तो 100 में से घटाएंगे ना, 100 माइनस x/100, और ये 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाता है, 42,000। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 3 0 से इस 3 0 को काट देंगे। ठीक, अब हमारा देखिए 100 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, इधर 42 है, इधर नीचे 100 गुणे 100 गुणे 100 और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, 58 गुणे 95 गुणे 90। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आएगा 84.69। ठीक, अब यहाँ है क्या, 100 माइनस x बराबर 84.69, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 84.69 बराबर हो जाएगा हमारा 15.30 करके आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया वृत्तीय ग्राफ एक विशेष वर्ष के दौरान देश ABC द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए वार्षिक खर्चे को केंद्र के रूप में दर्शाता है। वृत्तीय ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक्चुअल प्रश्न यहाँ पे है, देखिए यदि किसी वर्ष के दौरान उद्योग और परिवहन पर व्यय की गई राशि $10 मिलियन थी, तो उस वर्ष में देश में द्वारा सभी विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय की गई कुल राशि का लगभग कितनी थी। तो हमें
कुल रास निकालना है। तो देखिए चल ये दो कौन सा है, उद्योग है ये 62%, आपको दिख नहीं रहा हो, हम लिख देते हैं उद्योग है 62% और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 55% है। दोनों का योग आ जाएगा हमारा 117 अंश। और टोटल ये सर्किल कितने का होता है, 360 अंश का होता है। ठीक, अब 117 बराबर हमारा दिया है, 117 अंश बराबर दिया है हमारा 10 मिलियन। ठीक, 10 मिलियन। तो अब हमारा 301 बराबर कितना हो जाएगा, एक अंश बराबर हो जाएगा 10/117 मिलियन। ठीक, अब 360 बराबर क्या हो जाएगा हमारा टोटल कितना, 360 अंश का ही तो होता है। 360 अंश बराबर हो जाएगा 10/117 गुणे 360, ये मिलियन में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 30.76 मिलियन डॉलर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84, 105 और 140 का लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समाप्त वर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने क्या बताया था आपको पहले सेट और पीछे सेट में भी बताया मैंने कि जो सबसे बड़ा संख्या होगा उस सबसे बड़ी संख्या का ही मल्टीपल जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। हमेशा सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो इसमें देख लीजिए 140 का मल्टीपल कौन सा है, 14 दूना 28, 14 43। ऑप्शन सी ही ऐसा है जो 14 का 140 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन सी ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आपको इसको करके भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया, 84, 105 और 140। ठीक, अब देखो 84 भाग करेंगे तो किससे, 2 से जाएगा, 2 42 दूना 84, ये तो कटेगा नहीं, ये 70, फिर से 2 से जाएगा 21, 105, ये 35। अब हम इसको 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 1 के 7, 7 5 35। अब यहाँ 7 5 35। अब देखिए यहाँ 3 से गया, 3 के 3, 3 5 15, यहाँ 3 5, ये आएगा 5। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है सब में। तो हम इसका मल्टीपल कर लेंगे तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5, यही हमारा एलसीएम आएगा। इसको हम गुणा कर लेंगे तो 5 जो का 20, 20 के 60 और 7 6 42, 420 हमारा आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम हमेशा ये ध्यान रखिएगा एलसीएम हमेशा जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसका मल्टीपल में ही होगा कोई आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका एक गांव के 100 किसानों के प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़े दर्शाती हैं। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सम की पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, पहले पहला वाला लिख लेते हैं और उसके आगे पहले वाले को जोड़ते जाते हैं। तो 18 5 23 और 23 में 15 जोड़ेंगे 38 और 38 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा 60 और 60 में 27 जोड़ेंगे 87 और 87 में 13 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा हमारा। तो हमारा n बराबर 100 आ गया। तो n/2 क्या आ जाएगा, n/2 बराबर हो जाएगा हमारा 50। तो हमारा माध्यिका वर्ग कौन सी है, माध्यिका वर्ग हमेशा 50 से बड़ी होगी। तो 50 से बड़ी कौन सी है, 50 से बड़ा क्या है 60 है। तो हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है, माध्यिका वर्ग ये है। तो माध्यिका वाली ये संख्या है। तो हमें बताना क्या, माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता याद कीजिए। तो पूर्ववर्ती वर्ग कौन सा है हमारा, पूर्ववर्ती वर्ग इससे पहले वाला ही तो होगा। तो हमारा ये 38 ही तो आंसर है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124 सही में 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब बराबर में क्या दिया है, 21 24 सही 4 सही 7 4/7। तो हमें ये दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 21 24 गुणे 7 कितना होगा, ये आएगा 14,872/7। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका पाई का मान रखेंगे 4 22/7 गुणे r²। r हमें निकालना है 14,872/7। 7 से 7 कटेगा। ठीक, अब हम यहाँ चारते हैं 12, अगर 4 से काटते हैं, अब यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 7 28, 4 1 के 4, 4 8 32, 37 18 आ जाएगा। तो हमारा r² बराबर इस 22 को उधर लेके जाएंगे 37 18/22। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 3 33, 11 8 88, फिर से 2 से जाएगा तो 2 1 6 9, 169 आ गया। तो r² बराबर 169 है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दी गई तालिका 2016 से 2020 के अवधि के लिए भारत के किसी राज्य में हुए खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाती है। तालिका अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2018 में चावल और फलियों का कुल उत्पादन, चावल और फलियां कौन से, एक चावल ये है और फलियां ये है, इनका कुल उत्पादन वर्ष 2020 में चावल और फलियों के कुल उत्पादन के लगभग कितने % के बराबर है। तो सबसे पहले 2018 ये है और 2020 ये है। तो 2018 में चावल और फलियां कितना है, 580 + 300, 580 + 300 बराबर कितना हो गया, 880। ये 2018 हो गया। और 2020 में 600 + 300, तो 600 + 300 बराबर कितना हो गया, 900। तो बताना क्या है, लगभग कितने % के बराबर है। ठीक, तो कितने % के बराबर है, तो हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 880/900 कर देंगे और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 880/9, तो 9 9 81, 81 7 88, तो 7 बचा, 7 0 9 7 97 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो उसने ब्याज कितना दिया, 2,000 रुपये दिया और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 2,000 है, 2,000 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000, मूलधन दिया है 10,000। ठीक, और हमें दर निकालना है और समय दिया है 2 साल और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 2,000 बटे में 100 गुणे 2, 2 0 कट जाएगा, 2 से हम 20 आ जाएगा, आर बराबर 10%, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। तो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो शीर्ष से इसका भी मिला देंगे, हम इसका भी मिला देंगे। तो हमें पूछा क्या है कि ये वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ये जो बिंदु है हमारा जहाँ पे ये प्रच्छेद कर रहे हैं, तो इसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा केंद्रक बोलते हैं। और सुनिए, केंद्रक और जो ये शीर्ष से एक केंद्रक की दूरी होती है, ये 2/3 होती है, और ये वाली जो दूरी होती है ये 1/3 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक मानक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मानक द्विघात समीकरण का पहले फार्मूला, समीकरण कैसे बनता है, ax² + bx + c = 0। ये मानक द्विघात समीकरण का समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए पहली बात x² होना चाहिए। तो हम इसमें देख लेंगे x² किसमें, देखिए इसमें तो क्यूब है, तो इसमें तो क्यूब आ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी में पहले देखते हैं। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा x² तो आएगा, x² + x + 2x + 2। लेकिन देखिए इधर भी x² है, तो ये x² इस x² को कट कर देगा, कोई भी फैक्टर x² का नहीं बचेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ 2x का स्क्वायर होगा तो यहाँ आएगा 4x²। ठीक, अब यहाँ 4x² है, यहाँ भी देखिए 2x का गुणा होगा तो यहाँ भी 4x² आ जाएगा, यहाँ भी दोनों आपस में कट कर देंगे, तो यहाँ भी कोई x² का मल्टीपल नहीं बचेगा। अब इसमें ही देखते हैं हम, इसमें क्या है, देखिए यहाँ √2x² + 3x - 4 दिया है, और ये -2x + 5 को हम उधर लेके जाएंगे तो हमारा 2x - 5 बचेगा। अब हम दोनों तरफ अभी हम वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड हम वर्ग करेंगे। अब दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2x² + 3x - 4, और 2x - 5 का वर्ग करेंगे तो 4x² + 25 - 5 दूनी 10 दूनी 20x। अब देखिए यहाँ घटेगा जरूर, बट यहाँ 2x जो है 4x में से घटेगा तो हमारा तब पर भी 2x² बचेगा, जो कि x² का मल्टीपल रहेगा, जो कि ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आय 26 वर्ष है। तो मतलब एक पिता, एक माता, 2 बच्चे, 4 की औसत आय कितनी है, 26 है। तो इनका आय का योग कितना होगा, 26 × 4, 104 हो जाएगा इनकी आयु का योग। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग
62 है। तो पिता और बच्चों कितने लोग हैं? 3 लोग हुए ना, तो पिता और बच्चों की आय का योग कितना? 62 है। तो ये चारों लोग की आय का योग है 104। अब पिता और बच्चों का क्या है? 62 है। तो बचा कौन? माता बची। तो इनमें से अगर घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 42 वर्ष, क्योंकि माता की आय आएगी। तो माता की आय याद करना, तो माता की आय बी, ऑप्शन बी 42 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6,530 के वार्षिक लाभ में से भारत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो निवेश वाले में क्या होता है, जितना इनका निवेशित धन होता है उसी का रेशियो ही इनका लाभ हो जाता है। साथ में अगर समय रहेगा तो समय का मल्टीपल कर देते हैं, जितना जिसका समय उसके हिसाब से उसका लाभ रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, 48,000 अनुपात 72,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आएगा क्या? 48 अनुपात 72। ये 24 से कटेगा, 24 दूनी 48, 24 हैं 72, 2 अनुपात 3 आ गया। तो उनका लाभ का अनुपात क्या आ गया? 2 अनुपात 3। लेकिन एक्चुअल में लाभ दिया कितना है? 6,530 दिया है। 6,530 देखिए, और टोटल लाभ कितना होगा? एक का 2 अनुपात है, एक का 3 है, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या दिया है? 5 बराबर दिया है 6,530। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6,530 बटे 5। ठीक, और निकालना क्या? भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो भरत का हिस्सा कितना था? भरत का 72,000 था, मतलब 3 रेशियो। तो अब 1 बराबर इतना है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 6,530 बटे 5 गुणे 3 कर देंगे। तो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30। तो ये आ जाएगा, अब 1306 में 3 का गुणा करेंगे, 36 18, 13 39, 3,918 आ गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 2 समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक तरफ के 2 अंतःकोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 है। तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 समांतर रेखाएं हो गई, इसकी एक तिर्यक रेखा है कि एक ही तरफ के 2 अंतःकोणों का अनुपात दिया, तो एक कोण ये हो जाएगा और एक कोण ये। तो इनका अनुपात कितना दिया है? 1 का 2 दिया है, 1 का 3। तो कोई भी तिर्यक रेखा जो 2 समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करेगी, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 अंश हो जाएगा। तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो अब एक का अनुपात कितना दिया है? 2 दिया है, और दूसरे का 3, तो टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 बराबर दिया है 180 अंश। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 6 30, 36 अंश आएगा। तो हमें बड़ा कोण बताना है, मतलब 3 का मान बताना। तो 1 बराबर 36, तो 3 बराबर 3 गुणे 36 बराबर आएगा 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 अंश आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। यहाँ पर एक्स भी मान सकते हैं, जैसे एक का हमने मान लिया 3x और दूसरे का मान लिया 2x, और दोनों कोणों का योग कितना होता है? 3x प्लस 2x बराबर 180 अंश मैंने बताया। अब फिर 5x बराबर आएगा 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा, 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। x बराबर यहाँ भी 36 आ गया। तो अब जैसे अभी बड़ा कोण कौन सा है? 3x है, तो हम 3x में x का गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 108 अंश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 3008, 4798 और 5128 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसमें से 13 घटा देते हैं। इन सब में से 13 घटाएंगे तो हमारा इसमें से 13 घटाएंगे तो 3795 आएगा। ठीक, और इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 4785, और इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 5115। ठीक, अब ये आ गया हमारा। अब ये संख्या जो वो सबसे बड़ी संख्या से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या बताना ना, तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ के हमारे निकालने क्या, पहले इसका विखंडन कर देंगे, इन सबका विखंडन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 5 15। फिर यहाँ हमारा 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15। ये किससे कटेगा? ये 11 से कट जाएगा हमारा, तो 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 3 33, ये 23 से। तो ये हमारा 3795 का गुणनखंड आ गया। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे। ये हमारा कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 25, 5 7 35। फिर हमारा ये 3 से कट जाएगा ना, 3 3 9, 3 के 3, 3 9 27, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 9 99, फिर आएगा 29। अब ऐसे इसको विखंडन करेंगे तो ये 5 से कटेगा,
तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 हैं 15। अभी हमारा 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 इक्के 3, ये हमारा 11 से कटेगा, 11 त्याँ 33, 11 इक्के 11, ये हमारा 31 से कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर होगा हम वही लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम 3 ले लिए। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए 5 भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 ले लिए। और तीसरा क्या है, देखिए 29, 23 और 31 किसी में कॉमन नहीं, लेकिन 11 भी कॉमन है, 11, 11, 11, तो गुणे 11। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो 11 × 55, 55 क्या है 165, हमारा 165 इसका एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है, x के अंकों का योग बताना, तो इसका योग हम ले लेंगे 1 + 6 + 5, तो यह आ जाएगा हमारा 12, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a + b = 27, ab = 140, तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एक क्यूब कर देंगे, तो क्या आएगा, a + b का क्यूब बराबर 27 का क्यूब, ये क्यूब खोलेंगे तो आएगा a³ + b³ + 3ab × a + b, ये आ जाएगा बराबर 27 का क्यूब। अब हमें निकालना क्या है, a³ + b³, हम इसका मान रख देते हैं। 3ab कितना है, 3 × 140, और ab कितना है, ab 27 बराबर 27 का क्यूब। तो a³ + b³ हमारा क्या आ जाएगा, 27 का क्यूब माइनस 3 × 140 × 27। देखिए इसमें 27 कॉमन लेंगे हम, 27 × 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 27 × 9, यहाँ बचेगा 140। ठीक, और 27 × 9 कितना हो जाएगा, 963, और 9 दूनी 18, 18 6 24, 243। 243 140 में से घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो हमारा a³ + b³ बराबर हो जाएगा 27 × 3 × 103, बराबर में आंसर कितना आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे 8343, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब x की बचत करता है, तो x - y/y × 100% का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैंने मान लिया रामू की आय जो थी वो 100 थी। ठीक, जब रामू की आय 100 थी तो खर्च कितना करता था, 72%, मतलब 72 रुपया वो खर्च करता था। अब बचाता कितना था, बचाएगा कितना, 28 बचाएगा। ठीक, अब देखिए अगर उसने 12% की इसमें वृद्धि कर दिया, अगर इसमें 12% का वृद्धि कर दिया तो उसका कितना हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। उसका आय कितनी हो जाएगी, आय उसकी 112 हो जाएगी। और साथ ही उसने व्यय पे कितना खर्च, व्यय पे 5% की वृद्धि कर दिया, तो व्यय पे 5% की वृद्धि मतलब 72 पे उसने 5% की वृद्धि कर दिया। 72 पे 5% की वृद्धि मतलब 5/100 20, अब इससे काटेंगे 36, 3.6 आएगा, मतलब 3.6 रुपया उसने व्यय पे बढ़ा दिया। पहले कितना था, 72, 3 75.6 रुपया वो अब खर्च करने लगा। तो रामू का अब बचत कितना हो जाएगा, तो देखो 112 उसका आय है और 75.6 वो खर्च करता है, तो उसका बचत कितना हो जाएगा, 36.4 आ जाएगा। इसका बचत आएगा 36.4। तो हमें निकालना क्या है, ये पहले का बचत है, तो इसमें क्या बोला है, वेतन वृद्धि के बाद उसका बचत कितना x है और पहले कितना था, y था। तो हमें निकालना क्या है, x - y/y × 100%। तो हमारा x क्या है, 36.4 और माइनस 28 बटे में y निकालना, बटे में y क्या है, y 28 है और गुणे में 100, हमें इसका मान निकालना है। तो अब देखिए 36.4 में से 28 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 28 8 36, 8.4 आएगा अब बटे में 28 गुणे 100। अब ये दशमलव हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 जोड़े, 1 0 से 1 0 कटेगा, 28 त्याएं 84, तो ये हमारा 30% आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह खोटे बाट का उपयोग करता है
जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस खोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। देखिए वो 984, मान लिया मैंने 984 ग्राम का सामान जो है वो 984 ग्राम में ही बेचता है, तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस में मैंने 984 हो गया। ठीक, अब वो एक्चुअल में 984 ग्राम ना तौल के 984 ग्राम ना तौल के मान लिया मैंने x ग्राम तौलता है। ठीक, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? फिर प्रॉफिट हुआ 984 माइनस x का प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना? 23 है। तो हम इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा छोटे बाट का माप आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 984 माइनस x ब्रैकेट के बाहर 100। अब ये x का गुणा उधर होएगा तो 23x हो जाएगा। अब 100 का गुणा हम अंदर करेंगे तो यह 984 में 00 जुड़ जाएगा माइनस का 100x बराबर 23x। तो हमारा जब ये 100 इधर जाएगा तो हमारा 123 हो जाएगा। तो बराबर में आएगा 123 x बराबर 984 00। x बराबर आ जाएगा 984 00 बटे में 123। तो 123 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार में? 8 बार में कटेगा। तो ये आ जाएगा ऊपर 800 आएगा 800। मतलब वो 984 ग्राम बाट का उपयोग न करने के बजाय वो 800 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। चलिए आज के लिए इतना ही है। आज हम लोगों ने 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ और अदर क्लासेस की पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट मैथ के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।